हेलो एवरीवन, मैं अशोक जांगीड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अशोक जांगीड़ में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है वन वर्ड का पार्ट 2। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनकी आपको खास तौर से जरूरत है, उनका पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। पार्ट 1 आपने स्टडी किया था, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आपने दिए, खूब सारे व्यूज उस पर आए हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट जो है आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए चलते हैं, बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन, नोट कीजिएगा इस चीज को, वाइल्ड इमेजिनेशन। ठीक है बेटा, हाँ जी, एक बार थोड़ा पेन सेट हो जाए। हो गया, हाँ जी। वाइल्ड इमेजिनेशन अर्थात बिल्कुल, वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं होता है हमेशा कि यार जंगली कल्पनाएं, ठीक है, जंगली कल्पनाएं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, चलिए आपके तरीके से समझाता हूं। जंगल के जो प्राणी होते हैं, जानवर जो होते हैं, उन पर किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है, बिल्कुल स्वतंत्र, उन्मुक्त, स्वच्छंद होते हैं, वाइल्ड। ठीक है, तो वाइल्ड इमेजिनेशन जहां कल्पनाएं बिल्कुल वास्तविकता से बहुत बहुत दूर होती हैं, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? वाइल्ड इमेजिनेशन कह सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस पे विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ए, जी हां, विम। इसको विम ऐसे मत पढ़िएगा, ठीक है। जब किसी शब्द में डब्ल्यू तथा एच दोनों आते हों, डब्ल्यू भी आता हो और एच भी आता हो, ठीक है, तो इतना आप अपने आप को समझा दीजिए, अपने दिमाग को समझा दीजिए और अपनी जीभ को भी सिखा दीजिए कि डब्ल्यू तथा एच में से एक का उच्चारण होता है। ठीक है, डब्ल्यू तथा एच में से एक का उच्चारण होता है। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, वॉट, ठीक है, अपन बोलते हैं वॉट, वे, आधा और है दोनों लेकर के आते हैं अपन, मत लेके आइए, वॉट ऐसे बोलिए। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ, वू तो नहीं बोलेंगे ना इसको, हु, डब्ल्यू साइलेंट हो गया। ठीक है, विच, एच साइलेंट हो गया। समझ गए? तो इसी तरह से यहां पर इसका उच्चारण जो है वो होगा विम, न कि विम। अब ये होता क्या है एक्चुअल में? विम का मतलब होता है सडन आइडिया और डिजायर टू डू समथिंग। किसी काम को करने का अचानक से कोई ख्याल आता, बस अभी करना है। इस प्रकार के विचार को अपन क्या कहते हैं? सनक कहते हैं, लहर कहते हैं, मौज कहते हैं। तो विम का मतलब क्या हो गया? सनक। ठीक है, और इसी से शब्द बना है विम्सिकल, अर्थात कोई व्यक्ति सनकी होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? विम्सिकल बोलते ही नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है जी, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। ऑप्शन सी की पहले बात करेंगे। सी का मतलब होता है फैंसी। फैंसी का मतलब होता है नॉट सिंपल और ऑर्डिनरी। ठीक है, नॉट सिंपल और ऑर्डिनरी। ठीक है, जो सरल नहीं है, साधारण नहीं है, नॉट सिंपल और ऑर्डिनरी, उसको आप क्या कहते हैं? फैंसी। अपन कहते हैं ना फैंसी आइटम। ठीक है, और फैंसी जो शब्द जो है इसका एक प्रयोग जो है अन्य रूप में भी लिया जाता है। जब हम किसी को, किसी ऑपोजिट सेक्स को, ठीक है, आप लड़के हैं तो आपका ऑपोजिट सेक्स लड़की हो गया। ठीक है, किसी ऑपोजिट सेक्स को हम सेक्सुअली इमेजिन करते हैं, ठीक है, सेक्सुअली इमेजिन करते हैं, तो वहां पर शब्द काम में लिया जाता है फैंसी। ठीक है, जैसे मान ले कोई लड़का किसी लड़की को कहे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं सेक्सुअली, ठीक है, तो वो क्या कह सकता है? आई फैंसी यू, आई फैंसी यू। तो वहां पर ये वर्ब के रूप में काम करता है। फिलहाल फैंसी का मतलब क्या है? नॉट ऑर्डिनरी और सिंपल। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी, मेमोरी, नॉट मेमोरी, ऐसे मत पढ़िएगा इसको पढ़े मेमोरी, मेमोरी, याददाश्त। ठीक है, ये भी आपका सही जवाब नहीं है। ऑप्शन बी लास्ट में क्यों लिया समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आपका सही जवाब है। अब ऑप्शन बी, फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल काल्पनिक परिस्थितियां, वास्तविकता से बिल्कुल दूर। ठीक है, अर्थात वाइल्ड इमेजिनेशन। समझ गए? वाइल्ड इमेजिनेशन, ठीक, जो काल्पनिक होता है, पूरी तरह से हकीकत से दूर होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है,
फैंटेसी, ये आपका राइट आंसर है। कल्पनातीत कह सकते हैं, जो क्या है, हकीकत से दूर। तो ये आपका सवाल नंबर 1 हल हो जाता है यहां पे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल नंबर 2, एन अलावेंस। अलावेंस का मतलब ऐसे क्या होता है, भत्ता होता है, ठीक है, कोई पैसा इत्यादि। एन अलावेंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड, किसी पति के द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया कोई भत्ता, व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। लीगली यानी कानूनन रूप से, सेपरेटेड यानी अलग होना, जब वो कानून रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। जी हाँ, आपने सुना भी होगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, एलिमनी। एलिमनी का हिंदी यदि आप अर्थ की बात करो, आप इसको कह सकते हैं निर्वाह निधि। क्या कह सकते हैं, निर्वाह निधि। ठीक है बेटा, ये आपका सही जवाब है। लेकिन फिर जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पर भी गौर करना जरूरी है, उनको भी देख लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, पार्सिमनी। और पार्सिमनी का मतलब क्या होता है, बचत, मितव्ययिता। ठीक है, बचत कह सकते हैं, मितव्ययिता कह सकते हैं, पार्सिमनी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बचत कह सकते हैं, मितव्ययिता कह सकते हैं। लेकिन यहां पर ये गलत जवाब है। ऑप्शन सी को देखिए, मैट्रिमनी। ठीक है, और मैट्री का मतलब क्या होता है, विवाहित होने की जो स्थिति होती है, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, अर्थात कोई व्यक्ति विवाहित है तो उस स्थिति को, उस हालात को, कंडीशन को मैट्रिमनी नाम से अपन जानते हैं, विवाहित होने की स्थिति। ठीक है, ऑनरेरियम, इस पे गौर कीजिएगा। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मानदेय, ठीक है, अर्थात मान लीजिए कोई व्यावसायिक सेवाएं हैं तो उनके लिए जो रकम दी जाती है, जिसके लिए कोई निश्चित राशि वैसे घोषित नहीं होती। आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, उस काम के लिए, ठीक है, कोई निश्चित राशि घोषित नहीं है, फिर भी आपको कुछ पैसा दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं मानदेय, कहते हैं ऑनरेरियम। ठीक है, क्या कहेंगे अपने इसको, मानदेय हम इसको कहते हैं। यह भी आपका सही जवाब नहीं है। इसके अलावा ऑनरेरी एक शब्द होता है, उसका अर्थ आपको मैंने पहले बताया था, अवैतनिक, सॉरी जी हाँ, अवैतनिक। ठीक है, अर्थात कोई काम जिसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता है, उसको अपन ऑनरेरी भी कहते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन थे, इसमें जो सही विकल्प आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, अगले विकल्प की तरफ आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और शी हियर्स, कोई लड़का या लड़की, कोई स्त्री या पुरुष जो कुछ सुनता है उसी पर यकीन कर लेता है, तो भैया इस प्रकार के व्यक्ति को हम कहते हैं कान का कच्चा होना। क्या कहते हैं, कान का कच्चा होना। समझ गए? तो ऑप्शन ए, इस पे गौर कीजिए, क्रेडुलस सही जवाब है। क्रेडुलस का मतलब होता है कान का कच्चा होना, अर्थात आपने जो बात सुनी, किसी भी व्यक्ति ने आपको कुछ भी सुनाया, आपने उसी की बात पर यकीन कर लिया, आप क्या हैं, क्रेडुलस है। और इस प्रकार का व्यक्ति जो है भोला भाला होता है और अक्सर धोखा खा लेता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को आप और क्या कह सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को आप गलीबल भी कह सकते हैं, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी बात पर क्या कर लेता है, यकीन कर लेता है। इसलिए ये आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी पे चलिए, क्रेडिबल। जी हां, क्रेडिबल जो शब्द है, हालांकि यहां पर गलत जवाब है, लेकिन इसके अर्थ की अपने को जरूर बात करनी रहेगी, विश्वसनीय। इसका अर्थ होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल मींस विश्वसनीय। ठीक है, जो कि क्या है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है। फिर ऑप्शन सी की बात करें तो होता है क्रेडिटेबल। जी हां, क्रेडिटेबल,
प्रशंसनीय या श्रेयस्कर, अर्थात जिसको क्रेडिट दिया जा सके, जो क्रेडिट देने योग्य हो, जिसको जो श्रेय देने योग्य हो, जो प्रशंसा के लायक हो, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्रेडिटेबल अर्थात प्रशंसनीय या श्रेयस्कर कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रेयस्कर या प्रशंसनीय। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये गलत जवाब है आपका। क्रेडेंशियल्स, जी हां, क्रेडेंशियल्स का क्या अर्थ होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स का अर्थ होता है एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस दैट मेक समवन सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। अर्थात कोई योग्यता, कोई काबिलियत जो आपको किसी जॉब के लिए, किसी पद के लिए लायक बनाती है, जो आपकी एबिलिटी होती है, उसको आप क्रेडेंशियल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रेडेंशियल्स भी कहते हैं। समझ गए? लेकिन ये गलत जवाब होगा आपका। यहां पे अर्थ मैं लिख देता हूं, योग्यता। आप उसको क्वालिफिकेशन भी आप कह सकते हैं। सवाल नंबर 3 आपका फिनिश हुआ। सवाल नंबर 4 पे आइए। इनकैपेबल ऑफ एरर, अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करे। खैर व्यक्ति तो क्या होगा, फिर वो भगवान ही बन जाएगा। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ एरर, जो गलती बिल्कुल भी नहीं करता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन पे विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वह एरेनियस, और एरेनियस का अर्थ होता है गलत सूचना पर आधारित, अशुद्ध, अर्थात जो पहले से क्या है, गलत है। ठीक है, एरेनियस यानी फुल ऑफ एरर, फुल ऑफ एरर। तो ये गलत जवाब हो गया आपका। इनकॉरिजिबल, जी हां, इस पे गौर कीजिएगा। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का अर्थ क्या होता है देखिएगा। प्राय इस शब्द का जो प्रयोग है किसी व्यक्ति के आचरण के लिए अपन करते हैं। ठीक है, व्यक्ति या फिर उसके आचरण के लिए हम इनकॉरिजिबल शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसका अर्थ होता है बहुत ही खराब, असुधार्य, अर्थात जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता हो। समझ गए? करेक्ट शब्द से बना है। ठीक है, कॉरिजिबल अर्थात जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, अर्थात जिसमें सुधार किया जा सके, और इनकॉरिजिबल का मतलब हो गया जिसमें सुधार नहीं किया जा सके, अर्थात असुधार्य, असुधार्य। लेकिन ये गलत जवाब है। ठीक है, अनबीटेबल, अरे बीट का मतलब क्या होता है? पीटना होता है, हराना होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में अनबीटेबल का मतलब होता है अनडिफिटेबल, अर्थात जिसको हराया नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको आप हरा नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे? अनबीटेबल कहेंगे। समझ गए? तो अनबीटेबल का मतलब क्या हो गया? जिसको हराया नहीं जा सकता है। लेकिन ये गलत जवाब होगा, यहां लिख देता हूं उसके लिए, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। ये भी आपका गलत जवाब है। फिर आ जाइए इनफॉलिबल। ठीक है, इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी भी गलती ना करे, जो कभी भी गलती ना करे। और ऊपर देखिए क्या दे रखा था? इनकैपेबल ऑफ एरर, जो गलती नहीं करता हो। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? इनफॉलिबल। और इसका अर्थ क्या होता है? जो कभी गलती न करे। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका सवाल फिनिश हुआ। सवाल 4 आपके हो गए। अगले प्रश्न पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर वंस पर्सनल एक्सपीरियंस, एक लघु कथा जो आपके निजी अनुभव पर क्या होती है? आधारित होती है। जी हां, निजी अनुभव पर आधारित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, सभी विकल्प पे विचार कीजिए अच्छे से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है पैरेबल। ठीक है दोस्तों, पैरेबल। और पैरेबल का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन, एक अर्थात एक लघु कथा जो हमें कोई संदेश देती है, हमें कोई शिक्षा देती है। ठीक है, स्पेशली वन टोल्ड बाय
जीसस इन द बाइबल, खास तौर से वो कहानी जो कि बाइबल में जीसस ने सुनाई है, जिसको आप क्या कहते हैं, नीति कथा कहते हैं, शिक्षाप्रद कथा कहते हैं। तो क्या कहलाता है, नीति कथा। पैरेबल क्या हो गया, नीति कथा। ठीक है, ये आपका सही जवाब नहीं है, नीति कथा। लीजेंड, जी हां लीजेंड, अब इसकी बात कर लीजिएगा। लीजेंड का मतलब ए स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। जी हां, एक कैसी कहानी जो सही हो भी सकती है और नहीं भी, एक बहुत पुरानी कहानी, एन ओल्ड स्टोरी, ध्यान दीजिएगा, एन ओल्ड स्टोरी दैट मे बी और मे नॉट बी ट्रू, बहुत पुरानी कहानी जो सत्य हो भी सकती है और नहीं भी। इस प्रकार की कहानी जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं, उसको आप दंत कथा कहते हैं, उसको आप किंवदंती कहते हैं। क्या कहेंगे आप उसको, लोक कथा कह सकते हैं, उसको आप दंत कथा कह सकते हैं, उसको आप किंवदंती भी कह सकते हैं, लेकिन यह भी आपका सही जवाब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इसलिए मैं थोड़ा बाद में ले लेता हूं। ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी क्या है, फेबल। जी हां, ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन, लेसन भी कैसा, मॉरल लेसन, एंड दैट ऑफन हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स। जी हां, एक लघु कथा जो आपको कोई नीतिगत शिक्षा देती हो, तो आपको लगता है यार ये तो पैरेबल जैसे मिलता जुलता हो गया ना, समझ गए। लेकिन इसमें जो पात्र जो होते हैं, कहानी के पात्र जो होते हैं, वो एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं। पंचतंत्र की कहानियां पढ़ा है ना, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियों में क्या है, एनिमल कैरेक्टर्स जो हैं, तो वो सब के सब क्या हैं, फैबल्स हैं, समझ गए। वो सब क्या कहलाते हैं, फैबल्स कहलाते हैं। शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स हों और जो आपको कोई नैतिक शिक्षा प्रदान करते हों, तो क्या कहलाएगा, फैबल कहलाएगा। एसप्स फैबल्स जो है काफी पॉपुलर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब सही जवाब आपका क्या रहा, एनेक्डोट। जी हां, अब एनेक्डोट क्या है, पहले अच्छे से सुनिए इसको, समझिए इसको। ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी, ए शॉर्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इंसिडेंट, एक लघु कथा जिसका संबंध, जिसका ताल्लुक जो है, जो रियल पर्सन से या रियल इवेंट से, इंसिडेंट से होता है। ठीक है, वही क्या हो सकती है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हो सकती है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एनेक्डोट कहेंगे, अर्थात व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित सच्ची कथा जो है एनेक्डोट कहलाएगा। ये आपका सही जवाब होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका नंबर 5 भी फिनिश हुआ। नंबर 6 पे आ जाइए। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। हाउस्ड यहां पर वर्ब के रूप में काम में लिया गया है। हाउस का वैसे अर्थ क्या होता है, मकान। मकान में क्या करते हैं, रहते हैं। तो हाउस्ड का मतलब क्या होता है, रहना या रखना। ठीक है, तो ए बिल्डिंग एक ऐसी इमारत, इन विच जहां पर एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन्स आर हाउस्ड रखे जाते हैं। अब सोचो एक इतनी बड़ी इमारत यार, जिसमें प्लेन ही रखा जाए तो कितनी बड़ी इमारत होगी, खूब बड़ी होगी। ठीक है, इस प्रकार की बड़ी इमारत जिसके अंदर प्लेन्स रखे जाते हैं क्या कहलाती होगी। ठीक है, तो पहला विकल्प जो है इसी पे आ जाइए, आपका सही जवाब है हैंगर। लेकिन स्पेलिंग जो है जरूर नोट कीजिएगा, HANGAR। जी हां, HANGAR, हैंगर, ER नहीं है। ठीक है, HANGER होता तो उसका मतलब क्या होता, कपड़े लटकाने के जो हैंगर्स होते हैं वो होता, समझ गए। तो HANGAR है ये, ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। अब ऑप्शन बी को देखिएगा। ऑप्शन बी क्या है, ग्रैनरी। अरे भैया, एक ऐसा स्थान जहां पर अनाज रखते हैं, अन्नागार। लेकिन ये सही जवाब नहीं होगा, अन्नागार। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, डॉकयार्ड। जी हां, ऑप्शन सी है आपका डॉकयार्ड।
तो डॉकयार्ड क्या होता है? जहाज बनाने का स्थान होता है। ध्यान दें, जहाज बनाने का स्थान है ये, जहाज बनाने का स्थान डॉकयार्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाइए, गैरेज। गैरेज, तो गैरेज जो होता है एक ऐसा स्थान जहां पर कार इत्यादि को रखा जाता है घर में, उसको अपन क्या बोलते हैं? गैरेज कहते हैं। ये भी आपका सही विकल्प नहीं है, तो सही विकल्प आपको पहले ही मिल गया, हैंगर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो पूर्व छात्र जो होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, पूर्व छात्र जो है वो क्या कहलाता है, इसको देखिएगा। तो विकल्प पे विचार करें, ऑप्शन डी से आते हैं, या ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं, डी से आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब क्या? लर्नर। तो लर्नर का मतलब क्या होता है? लर्न शब्द से बना है, लर्न का मतलब सीखना। तो लर्नर का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु इज लर्निंग, जो अभी सीख रहा है। तो जो ऊपर जो प्रश्न में जो कथन दिया गया है इससे मैच नहीं करता है, गलत जवाब। ऑप्शन सी, स्कॉलर। जी हां, ऑप्शन सी, स्कॉलर। अब स्कॉलर कौन होता है? तो अ पर्सन हु स्टडीज एंड हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अर्थात विद्वान व्यक्ति, अर्थात कोई व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है और किसी विषय विशेष के बारे में उसे सघन जानकारी है, स्कॉलर अर्थात विद्वान कहलाता है दोस्तों। लेकिन यह भी आपका सही जवाब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी, जीनियस। जी हां, ऑप्शन बी, जीनियस। और जीनियस का मतलब क्या होता है? असाधारण क्षमता संपन्न व्यक्ति। ठीक है, खास तौर से किसी विषय में। तो जीनियस का मतलब असाधारण क्षमता वाला व्यक्ति, सही जवाब नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए पे आ जाइए, अलुमनस। जी हां, अलुमनस क्या होता है? ध्यान से सुने, एक और शब्द यहीं पर अपन सीखेंगे, बहुत कमाल के शब्द हैं। अलुमनस का मतलब होता है ए फॉर्मर मेल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, अर्थात किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र अलुमनस कहलाता है। ठीक है, मेल स्टूडेंट, समझ गए, अलुमनस कहलाएगा। तो यह आपका सही जवाब रहा। इसको आप क्या बोलेंगे? पूर्व छात्र। लेकिन पूर्व छात्रा को क्या कहेंगे? जी हां, आप जवाब लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पूर्व छात्रा को हम क्या कहेंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा, अलुमना, ALUMNA, अलुमना। अलुमना का मतलब क्या है? पूर्व छात्रा। और पूर्व छात्र को हम क्या कहेंगे? अलुमनस कहेंगे, याद जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, अर्थात किसी व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है उस पर आधिकारिक रूप से क्या कर लेना? कब्जा कर लेना। ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से सीज कर देना उसको, ठीक है, उसे जब्त कर देना, क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑफर। अरे भैया, ऑफर का मतलब होता है किसी चीज को प्रदान करना, समझ गए, किसी चीज को प्रदान करना। तो ये आपका गलत जवाब हो गया। ऑप्शन बी, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है दंड स्वरूप कोई वस्तु जब्त कर लेना। जी हां, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, दंड स्वरूप किसी वस्तु या संपत्ति को जब्त करना। ओके, किसी वस्तु को दंड स्वरूप जब्त करना कॉन्फिस्केट कहलाता है।
आगे बढ़े, एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, अर्थात बलपूर्वक किसी जमीन पर, किसी इलाके पर, किसी मुल्क पर, किसी देश पर कब्जा कर लेना, ठीक है, क्या कहलाता है? एनेक्स कहलाता है। तो एनेक्स का मतलब इससे सेट नहीं बैठता, गलत जवाब हो गया। अर्थ, हिंदी अर्थ यहां लिख दिया देता हूं, बलपूर्वक किसी देश, स्थान आदि पर कब्जा करना एनेक्स कहलाता है, याद रखिएगा। और हाईजेक क्या होता है? आप समझते ही हैं, हाईजेक का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन एटसेट्रा बाय फोर्स, किसी हवाई जहाज इत्यादि को बलपूर्वक अगवा करना क्या कहलाता है? हाईजैक कहलाता है। तो ये भी आपका सही जवाब दोस्तों नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या है? कॉन्फिस्केट। और कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? ठीक है, दंड स्वरूप। और ये दंड देने का अधिकार किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है, ठीक है, कानून को होता है। तो कानूनन ऑफिशियली किसी व्यक्ति को दंड स्वरूप हम क्या करते हैं? उसकी जो संपत्ति है, ठीक है, उसको कानून क्या कर लेता है? सीज कर देता है, तो कहलाता है कॉन्फिस्केट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा, समथिंग which is imagined to be real but actually does not exist। ऐसी कोई चीज जिसकी हम क्या करते हैं? समथिंग which is imagined, जिसकी हम कल्पना करते हैं, to be real, कि वो वास्तव में होगा, but actually does not exist, लेकिन वह वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, विद्यमान नहीं है। सुनिएगा फिर से, ऐसी कोई चीज हम ऐसा सोचते हैं कि ये है लेकिन वो है नहीं, क्या कहेंगे? तो विकल्प पे विचार कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन डी ले लेते हैं, चलिए डी, शैडो। शैडो का मतलब क्या हो गया? परछाई। अब परछाई तो है भाई, विद्यमान है, दिखती है, तो ये सही जवाब नहीं है। फिर ऑप्शन सी, मिराज। मिराज, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को सभी को लग रहा होगा कि ये आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सही जवाब है, ठीक है। मिराज क्या होता है? घोर गर्मी में दिखाई देने वाली भ्रामक वस्तु, समझ गए, जिसका वस्तुतः अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आपने ऐसे देखा होगा, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं दूर सड़क के ऊपर आपको कहीं पानी सा दिखता है, ठीक है, लेकिन गाड़ी जो ही वहां पहुंचती है वो पानी नहीं होता है। अब आप सोचेंगे जो डेफिनेशन इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन रुकिए जरा, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? मृग मरीचिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या कहेंगे? मृग मरीचिका कहेंगे। ठीक, इनसाइट, ऑप्शन बी पे विचार कीजिएगा। इनसाइट क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन बी, इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की विस्तृत या बहुत ही गहन जानकारी। अरे भैया, इन यानी अंदर की, साइट, साइट का मतलब वैसे दृश्य होता है, लेकिन जो अंदर की क्या रखता हो? इंफॉर्मेशन रखता हो, सघन जानकारी। वो किसी वस्तु की भी हो सकती है, ठीक है, मुझे इस फला फला वस्तु के बारे में बहुत सघन जानकारी है, ठीक है, इनसाइट इंफॉर्मेशन। किसी व्यक्ति के बारे में आप कह सकते हैं, समझ गए। तो इनसाइट का मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति या वस्तु की सघन जानकारी हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन ये गलत जवाब है। किसी व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु की सघन जानकारी, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए ऑप्शन ए पे, जिसका मतलब होता है फिगमेंट। फिगमेंट क्या है? अ थिंग दैट समवन बिलीव्स टू बी रियल बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन। अ थिंग दैट समवन बिलीव्स टू बी रियल बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन। कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में व्यक्ति सोचता है कि वो वास्तव में है, लेकिन वो वस्तु वास्तव में नहीं है, वो केवल उनकी कल्पनाओं में ही है,
वो क्या कहलाता है, फिगमेंट कहलाता है। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब ये है, न कि ऑप्शन सी। यहां पर अपने आप को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, दुरुस्त कर लीजिएगा। मुझे पहली दफा ऐसा लग रहा था कि यार ये फटाफट से होगा, लेकिन जब इस पर गौर किया तो सही विकल्प जो है ए निकल करके सामने आया। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 भी है आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, जी हाँ, ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, देखिएगा। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, कॉफल। कॉफल का मतलब होता है अ लाइन ऑफ एनिमल्स या अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और स्लेव्स फैशन्ड और ड्रिवन अलोंग टुगेदर। ठीक है, अर्थात जानवरों का या गुलामों का एक समूह है जिसको बांध के रखा जाता है एक साथ। ठीक, जैसे जानवर है, खूब सारे जानवर एक साथ बांध दिया, वैसे ही बहुत सारे गुलाम हैं, दास हैं, उनको एक साथ बांध दिया और बिल्कुल उनको मवेशियों की तरह से ले जाते हैं हाँकते हुए, दैट इज कॉफल। ठीक है, अब क्रू क्या होता है, क्रू वैसे गलत जवाब है। ठीक है, क्रू क्या होता है, ऑल द पीपल हु वर्क ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, उसके जो बिल्कुल चालक दल के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जो उस पर काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रू, अर्थात चालक दल के सदस्य कहलाते हैं। कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई व्यापारिक संस्था हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी कह सकते हैं, सिंगर्स भी कह सकते हैं, डांसर्स भी कह सकते हैं, वर्कर्स भी आप कह सकते हैं। ये सही जवाब नहीं है लेकिन आपका। फिर अगला है कॉर्टेज। कॉर्टेज क्या होता है, ए सोलम प्रोसेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, इसको आप कह सकते हैं, अर्थात फ्यूनरल के लिए जाते समय जो लोगों का जो समूह है उसको आप क्या कहते हैं, कॉर्टेज कहते हैं। ठीक है, सोलम प्रोसेशन। ठीक है, इसके अलावा जो नौकर चाकरों की जो मंडली होती है उसको भी क्या कहा जाता है, कॉर्टेज कहा जाता है। ये आपका गलत जवाब है। ठीक है, सही जवाब आपका ऑप्शन ए कॉफल रहा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एन ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ, एक ऐसा ओपिनियन, ओपिनियन यानी विचार, जो कॉन्ट्रारी है अर्थात विपरीत है, टू पॉपुलर बिलीफ, पॉपुलर का मतलब जो प्रचलित, बिलीफ यानी मान्यता, प्रचलित जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ जो विचार होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए पे आप विचार करें तो इसको अपन कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स को आप हिंदी में कहेंगे विरोधाभास। जी हां, विरोधाभास। लेकिन सिर्फ नाम लिखने या सुनने से आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा आप समझिए। विरोधाभास किसको कहते हैं, जैसे हमने कोई कथन सुना, क्या सुना हमने, कोई कथन सुना और कथन को सुनकर के फिर हमने जैसे इस पर विचार करना प्रारंभ किया तो हमें वो सेल्फ कॉन्ट्रारी नजर आया कि इस कथन में आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जी हां, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा क्या होता है, मनुष्य का पिता होता है। तो अपन सोचते हैं ये तो छोटा बच्चा है, मनुष्य का पिता कैसे हो गया भाई, कॉन्ट्रारी है। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट गिव इट अ डीप थिंकिंग, लेकिन जब हम इसके बारे में थोड़ा गहनता से विचार करते हैं तो वही विचार, वही कथन जो है हमें सही प्रतीत होता है। अर्थात हमें प्रारंभ में किसका आभास होता है, विरोध का आभास होता है, लेकिन गहनता से विचार करने पर वो आभास उड़ जाता है, विरोधाभास कहलाता है। समझ गए दोस्तों, विरोधाभास का मतलब एक ऐसा कथन जो शुरुआत में आपको विरोधाभास का आभास देता है, विरोध का आभास देता है, सेल्फ कॉन्ट्रारी होता है, लेकिन बाद में विचार करने पर आपको सत्य प्रतीत होता है। समझ गए, क्या कहलाएगा, विरोधाभास अर्थात पैराडॉक्स कहलाएगा। तो ये आपका गलत जवाब है। ऑर्थोडॉक्सी, जी हां, ऑर्थोडॉक्सी की क्या है इसको भी सुन लीजिएगा। रूढ़िवादिता या कट्टरता ऑर्थोडॉक्स से बना है, तो ये तो इसी के पक्ष में जा रहा है, पॉपुलर बिलीफ है उसी पर चलते जाना। इस प्रकार के व्यक्ति को अपन रूढ़िवादी कहते हैं, कट्टर कहते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। और इस प्रकार की मान्यता को ऑर्थोडॉक्सी अर्थात क्या कहेंगे आप इसको,
रूढ़िवादिता कहेंगे, ठीक है, ये भी आपका गलत जवाब है। फिर अगला आपका आ गया हियर से, जी हां हियर से। अब हियर से क्या होता है, हियर से होता है कि सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात, ठीक है, आपने किसी से सुन ली लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, ये बात जो असत्य भी हो सकती है, जी हां असत्य भी हो सकती है। ये भी आपका सही जवाब नहीं है। हिंदी अर्थ लिख देता हूं यहां पे, सुनी सुनाई बात हियर से कहलाती है, ठीक है। अब बच गया आपका ऑप्शन डी और इसको आप पढ़ेंगे हेयर सी, जी हां हेयर सी। स्पेलिंग में दोनों में देखिएगा HEAR, हियर यानी सुनना, ठीक है, और फिर SAY, हियर यानी सुनना, से यानी कहना, सुन करके कहना, इसने सुनी उससे उसको कही, सुनी सुनाई बात, ठीक है। यहां पर क्या है HERE, फिर SY है और SY इसको C पढ़ेंगे तो आप उसको क्या पढ़ेंगे टोटल हेयर सी। और हेयर सी का मतलब क्या होता है वो जरूर आप देख लीजिएगा। हेयर सी का मतलब होता है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्राइन, अर्थात जिसको अपन कह सकते हैं विधर्म या अधर्म, अर्थात जो हमारे जो मान्यताएं हैं, पुरानी जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ कोई विचार है वो क्या कहलाएगा, अधर्म या विधर्म कहलाएगा, हेरेसी कहलाएगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब है बेटा, अधर्म या विधर्म, अर्थात ये चीज एन ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ, ठीक है। तो प्राचीन मान्यता के खिलाफ जो विचार है हेरेसी कहलाता है, इसको आप अधर्म या विधर्म भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। वन हु स्टडीज मैनकाइंड, बिल्कुल भैया, वन हु स्टडीज मैनकाइंड, अर्थात वो व्यक्ति जो मानवता का अध्ययन करता है, मानव का अध्ययन करता है, मानव जाति का, मैनकाइंड अर्थात मानव जाति, अर्थात मानव, उसके जन्म, उसकी परंपराएं, उसका रहन सहन, इन सब का जो अध्ययन करता है, उनकी कल्चर इत्यादि का अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हमने रूट वर्ड में पढ़ा था एंथ्रोपो, इसका मतलब भी क्या होता है, मैन, अर्थात मनुष्य, मानव होता है, ठीक है। लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, साइंटिफिक स्टडी करने वाला। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो साइंटिफिकली क्या करता हो, स्टडीज ह्यूमंस एंड देयर कस्टम्स, बिलीफ्स एंड रिलेशनशिप्स। तो इसको आप क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बेटा। फिर अगला देखिएगा, अगला है फिजिसिस्ट, जी हां फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडीज फिजिक्स और हु इज इन एन एक्सपर्ट इन फिजिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञानी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, फिजिसिस्ट कहलाता है, जो फिजिक्स का अध्ययन करेगा, भौतिक विज्ञानी कहलाएगा, ठीक है। ये आपका गलत जवाब था। पैथोलॉजिस्ट, तो भैया पैथोलॉजिस्ट कौन होता है, एक प्रकार का चिकित्सक होता है जो बीमारियों के कारणों इत्यादि का अध्ययन करता है। तो पैथोलॉजिस्ट चिकित्सक हो गया जो बीमारियों के कारण आदि का पता लगाता है। लेकिन यह भी आपका सही जवाब नहीं है। चिकित्सक, ठीक है। फिलांथ्रोपिस्ट, जी हां फिलांथ्रोपिस्ट कौन व्यक्ति होता है, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एस्पेशली बाय गिविंग मनी। जी हां, एक अमीर व्यक्ति जो क्या करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, खास तौर से पैसे आदि देकर के, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं, दानी कह सकते हैं या परोपकारी भी आप कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। सवाल नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा, मेडिसिन, जी हां, टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जी हां जहर रोधी दवा, ठीक है। अर्थात कोई व्यक्ति जहर उसके शरीर में चला जाए तो क्या किया जाए, उसको कौन सी दवा दी जाती है, देखते हैं। मेडिसिन दवाई टू काउंटरैक्ट, जो लड़ती है द इफेक्ट एंड प्रभाव से ऑफ पॉइजन, जो जहर के प्रभाव से लड़ती है।
तो पहला देखिए एमेटिक, एमेटिक सही जवाब नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा ये थोड़ा वॉमिट सबसे मिल रहा है ना, एमेटिक, ठीक है, वॉमिट, एमेटिक, वॉमिट। तो एमेटिक वो मेडिसिन होती है जिसको लेने से उबकाई आती है और उल्टियां होती है, दैट कॉजेज वॉमिटिंग, ठीक है। तो एमेटिक कौन सी दवाई होती है? दैट कॉजेज वॉमिटिंग, जिससे वॉमिटिंग होती हो, ठीक है। फिर आप चलिए ऑप्शन बी पे, एंटीडोट। जी हां, ऑप्शन बी क्या आपका एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब क्या होता है? ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट ए पर्टिकुलर पॉइजन, अर्थात विषहर औषधि। जी हां, विषहर औषधि एक ऐसी दवा जो जहर के असर को कम करती है। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन सही गलत कौन सा है, क्योंकि आगे एक विकल्प और दे रखा है, उस पर भी पहले विचार करेंगे अपन। एंटी वेनम, जी हां, वेनम, सर्प का जहर जो होता है वेनम कहलाता है। एंटी, एंटी यानी विपरीत हो गया, अर्थात एक ऐसी दवा जो सर्प के जहर को कम करती हो, खत्म करती हो, एंटी वेनम कहलाएगी। अर्थात जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? सर्प विषरोधी दवा आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके सामने बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन जो सही जवाब होगा वो होगा आपका एंटीडोट। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जहर की बात करी गई है और यह है सांप के जहर को कम करना। क्या पता भैया किसी ने कोई साइनाइड वगैरह खा ली हो, या आज पता नहीं यार कितने जहर चलते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता है, नाम रखना भी नहीं पता इनका, ठीक है। इस तरह किसी ने कोई जहर वहर खा लिया हो, ठीक, तो इस जहर के असर को कम करना वो क्या कहलाता है? एंटीडोट कहलाता है, चाहे सांप का हो चाहे कोई केमिकल कोई जहर हो। समझ गए? तो एंटीडोट आपका सही जवाब होगा। और एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है प्रिवेंट्स अ कट एटसेट्रा फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड। कोई चोट लगी, घाव हो गया, उसको उस पे इन्फेक्शन फैल जाए उसके अंदर, इसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए जो दवा दी जाती है वो एंटीसेप्टिक कहलाती है। सही जवाब नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या था? एंटीडोट था। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए फटाफट। एन एक्ट, कोई कार्य, और नोशन या कोई विचार, टू लुक बैक इन द पास्ट, अर्थात भूतकाल में झांक करके देखना, पास्ट में झांक करके देखना क्या कहलाता है? तो देखिएगा रेट्रोस्पेक्टिव। जी हां, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? लुकिंग अगेन एट द पास्ट, लुकिंग अगेन एट द पास्ट। तो ये आपका सही जवाब है। लुकिंग अगेन एट द पास्ट, ये सही जवाब हो गया। पोस्ट नेटल, जी हां, पोस्ट नेटल क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा। पोस्ट नेटल का होता है प्रसव के बाद का जो समय होता है, ठीक है, अ पीरियड और टाइम आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रसव के बाद का समय। प्रसव बाद का समय, यह भी सही जवाब नहीं है। रेट्रोग्रेसिव, जी हां, रेट्रोग्रेसिव क्या होता है इस पर भी विचार कर लीजिएगा, ठीक है। ए रिटर्न टू एन ओल्डर एंड वर्स स्टेट, प्रतिगामी या पतनशील। जी हां, मतलब जो जैसी स्थिति है, जैसे हालात हैं उससे बदतर होना, पतनशील, अर्थात रेट्रोग्रेसिव कहलाता है। गलत जवाब है पतनशील, गलत जवाब है बेटा। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव आप जानते हैं अति प्राचीन अर्थात आदिकालीन, ये भी आपका सही जवाब नहीं है। तो आपका द मोस्ट बिफिटिंग आंसर जो था, सबसे उपयुक्त जवाब जो था वो था रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका खत्म हुआ। 15 पे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, एक व्यक्ति जो अपनी लर्निंग अर्थात जो विद्वता है उसका प्रदर्शन करता है, उसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो देखिएगा ऑप्शन डी पहले आप चेक कीजिएगा।
ऑप्शन डी रिसर्चर, तो भैया रिसर्च जो करता है, शोध कार्य जो करता है, वो रिसर्चर अर्थात शोधकर्ता कहलाता है। इस प्रश्न के लिए उपयुक्त जवाब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी एग्जिबिट, एग्जिबिट से बना एग्जिबिटर, और एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शन करना, किसका, अपनी कला इत्यादि का। जैसे कोई फोटोग्राफर है, कोई पेंटर है, ठीक है, कोई मूर्तिकार है, स्कल्पचर, वो क्या करता है, अपनी द्वारा जो बनाई गई जो कलाकृति है उनकी प्रदर्शनी लगाता है, एग्जीबिशन लगाता है। सुना होगा आपने एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन लगाने वाला क्या कहलाएगा, एग्जीबिटर कहलाएगा। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। ठीक है, एजुकेशनिस्ट अर्थात शिक्षाविद, जी हां, एजुकेशनिस्ट अर्थात शिक्षाविद, और ये भी आपका सही जवाब दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन ए अर्थात पेडांट, जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद डिस्प्लेइंग एकेडमिक लर्निंग, जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी एकेडमिक लर्निंग की बहुत ज्यादा बड़ाई करता है, दिखावा करता है, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पेडांट कहेंगे। जी हां, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पेडांट कहेंगे, जिसको आप पांडित्य दंभी या विद्या दीवानी भी आप कह सकते हैं। पांडित्य दंभी आप कह सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, ये आपका सही जवाब है, और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका फिनिश होता बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर यानी कल्याण, ऑफ अदर्स, और डिवोट यानी समर्पित करना। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपना जीवन जो है लोगों के कल्याण के लिए बिल्कुल समर्पित कर दे, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे भैया। ऑप्शन डी पे चलिए, मार्टिर। अरे भैया मार्टिर का अर्थ होता है शहीद, शहीद सही जवाब नहीं है। वॉलंटियर, वॉलंटियर स्वयंसेवक होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देता है, उस काम के बदले में पैसा नहीं लेता है। अ पर्सन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट एनी पैसा, यस, विदाउट एनी मनी। ओके, तो ये सही जवाब नहीं है। हर्मिट, हर्मिट का अर्थ होता है साधु या सन्यासी, जी हां, साधु या सन्यासी, लेकिन ये भी सही जवाब नहीं है, आपको लग रहा होगा। सही जवाब आपका है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो परोपकार के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात लोगों का उपकार करता है, परोपकार के लिए जीता है, अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। तो ये बेटा ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी, एक व्यावसायिक सैनिक हायर्ड जिसे किराए पे लिया गया है, टू सर्व सेवा करने के लिए, इन ए फॉरेन आर्मी, ठीक है, किसी फॉरेन आर्मी में सिर्फ पैसे के लिए जाकर के काम करने वाला व्यक्ति, भाड़े का सैनिक क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन डी हार्लिंग, जी हां, हार्लिंग का मतलब होता है जो मजदूर वगैरह जो मैनुअल वर्क करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके लिए शाम को उनका पैसा दे दिया जाता है, मजदूर, ठीक है, मजदूर भी आप उसको कह सकते हैं, लेबर जो होता है उसको आप हायरलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हायरलिंग, और हायरलिंग को आप एक चीज और भी कह सकते हैं, याद रहेगा आपको, भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू या मजूर, ठीक है, लेबर आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी वीनल, स्वार्थ के लिए जो सिद्धांतों का बलिदान कर ले वो वीनल कहलाता है। स्वार्थ के लिए सिद्धांतों का बलिदान करने वाला, का बलिदान करने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति वीनल कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिक्विडेटर, जी हां, लिक्विडेटर क्या होता है, ये लिक्विड शब्द से बना है, लिक्विड का अर्थ होता है मनी, जी हां, लिक्विड इकोनॉमिक्स में मनी अर्थात धन को तरल या द्रव पदार्थ की संज्ञा दी गई है, लिक्विडिटी कहा गया उसको। तो लिक्विडेटर कौन होता है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं होता है, धन का अभाव होता है, धनाभाव के कारण अपना व्यापार आदि बंद कर देता है, इस प्रकार के व्यक्ति को लिक्विडेटर कहा जाता है।
मैं लिख देता हूं यहां पे, गलत जवाब हालांकि है धन के अभाव में व्यापार बंद करने वाला लिक्विडेटर कहलाता है। ठीक है, मर्सनरी, ये आपका सही जवाब है बेटा। यहां पे मर्सनरी, मर्सनरी का मतलब क्या होता है? भाड़े का सैनिक। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी यहां पर फिनिश हुआ। तो बेटा आज के सेशन में मैं आपके लिए चुन करके ये 17 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि अब की बार भी इनमें से कोई ना कोई सवाल जो आपसे जरूर ही टकराने वाला है। ऐसे कुछ सेशंस और भी आने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने और भी डिमांड करी है कि सर कुछ फिक्स्ड प्रिपरेशन जो है उनके भी प्लीज आप वीडियोज जो है बना करके दीजिए। तो बिल्कुल मैं उस पर भी वीडियोस जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, लगातार बने रहिए। और जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे लगे यार अरे और कुछ नहीं यार, आपकी अटेंडेंस से लग जाए भाई, मुझे पता हाँ भाई ओम प्रकाश भी आ गया, विकास भी आ गया, सुनील भी आ गया। ठीक है, ये सारे बच्चे आ गए तो आपकी अटेंडेंस से लग जाए, मुझे भी रहे हाँ मेरे बच्चे जो हैं आ रहे हैं। अब यार रात को आप 12 बजे कभी देख रहे हो, ओके कभी भी देखो, बट उसमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है जरूर छोड़ दिया करो, तो मुझे पता रहे थोड़ा सा। ठीक है बेटा, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको शेयर जरूर करो बेटा। ठीक है, सबका फायदा है तो आपका भी फायदा है। अकेले फायदा करवाने से कुछ नहीं होता, अकेले के लिए फायदा कमा भी नहीं पाओगे। ठीक है, सभी का भला कीजिए तो आपका भी भला होगा ही होगा। ठीक है, तो सेशन पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए यार, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।